गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक चैप्टर 2 में हमने कौन सी थियरी पढ़ी थी? तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो ट्रांसमिट होते हैं उनका नेचर वेव नेचर है। ऐसी थियरी जेम्स मैक्सवेल अंकल ने सिखाई थी कि ड्यू टू जेम्स मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमको पता चले थे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ चुके हैं कि उनको पास होने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे अराउंड बहुत सारे हैं, जैसे कि कॉस्मिक रेज, एक्सरेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड्स, अल्ट्रा वायोलेट रेज और वो सारे रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपकी टेक्स्ट बुक में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ये जितने भी वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी वेवलेंथ दोनों ही टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जो कि आपको प्रिपेयर भी करना है। जैसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स कौन से हैं? तो रेडियो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 10⁶ हर्ट्ज है। वैसे ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स जो है वो है कॉस्मिक रेज, गामा रेज। फिर कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर, यूवी सबके यूजेस वो भी मैंने आपको सिखा दिए हैं कि हम ये सारे वेव्स कहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रम भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर है। विजिबल स्पेक्ट्रम जो कि हमारे लिए विजिबल है, जो लाइट की रेंज यूवी और आईआर हमारे लिए विजिबल नहीं है, हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो जो विजिबल लाइट है 400 to 750 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला, तो वो भी आप स्पेक्ट्रम को अच्छी तरह से देखो टेक्स्ट बुक में, फिर समझो, और मैंने लेक्चर में समझाया हुआ है। अब आज क्या पढ़ेंगे हम? तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसके बाद आज हम उसको क्रैक करने वाले हैं कि ऐसी बहुत सारी फिनोमिना है जो वेव नेचर के साथ कोरिलेट नहीं करती है, यानी कि वो वेव नेचर को ब्रेक करती है। वेव कंटिन्यूअस होते हैं और वो कंटिन्यूटी जो है उसके साथ ये जो 4 फिनोमिना है वो कोरिलेट नहीं करती है। आज का टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप ये नोटबुक में भी लिख देना कि भाई पार्टिकल नेचर। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वेव नेचर, आज क्या पढ़ने वाले हो? पार्टिकल नेचर। किसका? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ये किसकी थियरी है? तो जेम्स मैक्सवेल प्लैंक, पूरा नाम है उनका जेम्स मैक्सवेल प्लैंक। तो ये प्लैंक अंकल का क्वांटम थियरी है। क्वांटम यानी कि क्या? तो क्वांटम यानी कि एक छोटा सा पार्टिकल जिसके पास बहुत सारी एनर्जी है, तो एक एनर्जी पॉकेट। रेडिएशन के अंदर जो छोटे छोटे एनर्जी पॉकेट है, छोटे छोटे पार्टिकल है, उस पार्टिकल को प्लैंक अंकल ने क्वांटम नाम दिया है। तो वो थियरी है प्लैंक्स क्वांटम थियरी। अब ये 4 फिनोमिना जो है वो वेव नेचर को क्रैक करती है। वेव नेचर को प्रूव कौन करता है? तो ह्यूजेंस का वेव थियरी था कि जिसका इंटरफियरेंस होता है, जिसका डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन जैसी लाइट की फिनोमिना जो फॉलो करते हैं वो वेव्स है।
और यही वेव नेचर को हम मानते हुए चल रहे थे, लेकिन ये जो 4 फिनोमिना है वो हमको बता रही है कि भाई नहीं, उसको वेव मत मानो, उसमें अभी भी कुछ गड़बड़ है। तो ये चारों थियरी हमको स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है। तो इसमें से पहली थियरी कौन सी है? तो द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज और अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और दूसरी फिनोमिना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दो वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी फिनोमिनास है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने डिस्कस किया हुआ है एक लेक्चर में कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल रेडिएशन, ये थियरी के बाद हम पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी सम्स हैं वो भी सॉल्व करेंगे। एक बहुत ही मस्त एंजॉयबल थियरी है, स्वीट थियरी है, जो कि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, उसके सम्स भी सॉल्व करने हैं। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। डिफरेंट सॉलिड हैज डिफरेंट इलेक्ट्रॉन गेन हीट गेन कैपेसिटी। सबकी हीट गेन करने की कैपेसिटी सेम नहीं है, तो वो क्यों? और डिफरेंट टेम्परेचर पे भी हम डिफरेंट हीट कैपेसिटी रखते हैं। और तीसरा लास्ट फिनोमिना है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो भी पढ़ना है और ये पढ़ेंगे तभी तो हम बोर एटॉमिक मॉडल कर पाएंगे। तो ये 4 फिनोमिना है। फर्स्ट, द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तीसरा है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और लाइन स्पेक्ट्रा। आज मुझे इंटरेस्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जाने की। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है वो समझते हैं। तो इससे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि ब्लैक बॉडी क्या है। तो इसको समझाने के लिए 5-6 और बातें मुझे करनी पड़ेगी। जब आप छोटे थे, लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, विबग्योर वाला सीन। तो विबग्योर था क्या? देखो, एक प्रिज्म लिया मैंने, प्रिज्म पे लाइट का रे जब इंसिडेंट होता है, लाइट रे जब प्रिज्म पे अप्लाई करते हैं, पीछे अगर मैंने कुछ स्क्रीन डाल दिया तो लाइट का जो वेव है वो प्रिज्म के थ्रू जब पास होता है, ये थीन मीडियम है, पतला सा मीडियम है और वो डार्क मीडियम है, जैसे ग्लास है ये। तो ये वाले मीडियम में जब लाइट का वेव आता है तो अंदर जितने कंपोनेंट थे लाइट के वेव के अंदर 7 कंपोनेंट है, आपको पता है ना। वैसे लाइट वेव कितने वाइट से दिखते हैं आपके आसपास, लेकिन वो वाइट है नहीं एक्चुअली। उनके अंदर लाइट का एक वेव होता है, उसके अंदर अदर 7 कंपोनेंट्स हैं, 7 डिफरेंट कलर्स हैं और उन सब कलर की वेवलेंथ डिफरेंट है, सबकी वेवलेंथ डिफरेंट है और अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ वो सब अंदर सेपरेट हो गए। और ये स्क्रीन के ऊपर हमको डिफरेंट कलर, विबग्योर आपको पता है, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये जो 7 कंपोनेंट है, ये 7 कंपोनेंट यानी कि 7 कलर्स जो है, सबकी वेवलेंथ अलग अलग है और ये डिफरेंट वेवलेंथ के रेज सब मिल के एक वाइट लाइट बनाते हैं। तब पता चला था कि दिखता वाइट है लेकिन अंदर 7 कंपोनेंट है। और ये जो स्पेक्ट्रम हमने निकाले थे ऐसे, इसको हम लाइट स्पेक्ट्रम ऐसा बोलते थे। ये क्या है? लाइट स्पेक्ट्रम है। तो ये लाइट का स्पेक्ट्रा है जिसमें 7 कलर्स मिलते थे। अब ये चीजें आप याद भी रखो कि ये जो सारे कलर्स हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर में वेवलेंथ के बारे में पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी कौन सा टर्म है? तो फ्रीक्वेंसी को न्यू बोलते हैं कि 1 सेकेंड में जितने वेव पास होते हैं किसी पॉइंट से, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
वेवलेंथ उसका सिंबल है लैम्बडा, यानी कि एक वेव का लेंथ। तो ये सारे कलर्स के जो वेव है सबकी वेवलेंथ अलग अलग है। आपको पता है हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है? तो सोचो, यहाँ पे हाईएस्ट वेवलेंथ रेड कलर का है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी समझ लो कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन है। ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि लेंथ अगर छोटा है तो ज्यादा वेव्स पास हो जाएंगे किसी पॉइंट से। लेंथ छोटा है तो नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा होंगे किसी पॉइंट से पास होने के लिए। तो यहाँ पे रिलेशन इनवर्स है। इसका मतलब क्या कि अगर वेवलेंथ डिक्रीज होता है, वेवलेंथ डिक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है। अब हाईएस्ट वेवलेंथ याद रखना है ये चीज की लाइट के स्पेक्ट्रम में जो 7 कलर थे उसमें हाईएस्ट वेवलेंथ रेड का है। मैं तो कैसे याद रखती हूँ पता है, हाई रे। तो हाई रे वर्ड बोलो ना तो आपको याद आ जाएगी हाईएस्ट रे यानी कि रेड। तो हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है? रेड का। और लोएस्ट वेवलेंथ तो वायलेट का। अब वेवलेंथ की बात करें, चलो अब दूसरी चीज कि कोई भी सब्सटेंस है अगर उसके ऊपर लाइट रे इंसिडेंट होता है तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब 3 पॉसिबिलिटी कौन सी है? तो अगर मेरे पास ये सब्सटेंस है, इसके ऊपर लाइट का रे जब अप्लाई हुआ तो यहाँ से उसका रिफ्लेक्शन होता है और वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज में आता है। इसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये सब्सटेंस आपको दिख रहा है। ये कोई भी चीजें जो आपके आजू बाजू में है वो आपको दिखती है। तो आपको दिखने का रीजन क्या है? तो जो लाइट के रेज है वो चीजों पे गिरते हैं और वही चीजों से उनका रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्ट होके वो रेज आपकी आईज में जाते हैं। उसकी वजह से वो सारी जो चीजें हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, देख पाते हो। तो एक होता क्या है यहाँ पे कि इसमें से थोड़ा बहुत लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन होता है। दूसरा, रिफ्लेक्शन तो होता है लेकिन दूसरा उसके साथ साथ उसमें से थोड़ा बहुत लाइट एब्जॉर्ब भी होता है अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन, दूसरा एब्सॉर्प्शन। इसके अंदर थोड़ा बहुत लाइट अंदर एब्जॉर्ब होता है। और तीसरी चीज क्या? सोचो, तो ट्रांसमिशन, वो सब्सटेंस के थ्रू पास हो जाते हैं। जैसे ग्लास है, ये प्लास्टिक का बॉटल है देखो, तो वो आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। क्यों? तो इसके ऊपर जो लाइट का वेव अप्लाई हुआ तो वो अंदर से पास होके निकल गया। तो यहाँ पे अगर लाइट के रेज अप्लाई होते हैं कोई सब्सटेंस पे तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी फॉर लाइट वेव्स। 3 पॉसिबिलिटी में फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? तो एक है रिफ्लेक्शन, दूसरा है ट्रांसमिशन और तीसरा है एब्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे लाइट का जो थोड़ा पार्ट है वो रिफ्लेक्ट होता है, थोड़ा बहुत पार्ट ट्रांसमिशन हो जाता है अगर सब्सटेंस ट्रांसपेरेंट है। तो अगर ओपेक सरफेस है तो वो ट्रांसमिशन नहीं होगा, पूरा का पूरा मतलब थोड़ा पार्ट सिर्फ एब्जॉर्ब होगा। अब एब्जॉर्ब क्यों होता है वो भी समझना जरूरी है। तो ये जो 3 फिनोमिना है, आपको पूरी दुनिया कलरफुल दिखती है, पता है ना, कलर्स दिखते हैं। अब लाइट का वेव तो वाइट है तो कलर्स क्यों दिखते हैं? आपका ब्लड देखो, रेड कलर का दिखता है। प्लांट का लीफ देखो, ग्रीन कलर का दिखता है।
तो लीफ ग्रीन क्यों है, ब्लड रेड क्यों दिखता है, तो वो समझो पहले। तो कि लाइट का जो रे है उसमें ग्रीन कलर भी है, रेड कलर भी है, वो तो 7 कलर से बना हुआ है। अब लाइट का जो रे है वो सब्सटेंस पे गिरा, लीफ पे गिरा, तो लीफ करता क्या है कि जो ग्रीन कलर है उसके अलावा जितनी सारे दूसरे कलर्स है वो सारे एब्जॉर्ब कर गया। लीफ के ऊपर जब व्हाइट लाइट अप्लाई होता है तो वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करता है, खाली कौन से कलर को रिफ्लेक्ट करता है, ग्रीन कलर को, और जो रिफ्लेक्ट होके आपके आईज में आते हैं वो कलर आपको दिखता है। तो यहाँ पे लीफ ने क्या किया, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट किया और बाकी की सारी जो फ्रीक्वेंसी उसको एब्जॉर्ब कर लिया। रेड क्यों दिखता है ब्लड, क्योंकि ब्लड के ऊपर जब लाइट अप्लाई होता है तो ब्लड रेड के अलावा जो बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो रेड कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है, एक्सेप्ट रेड कलर बाकी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है और ड्यू टू दैट पूरा सब्सटेंस आपको रेड कलर का दिखता है। अब आप ये सोचो कि क्यों कोई सब्सटेंस वाइट दिखेगा, तो वाइट इसलिए दिखता है कि वो सारे के सारे कलर रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि समर में वाइट कपड़े पहनो, और समर के अंदर अगर आप वाइट कपड़े पहनते हो तो जो लाइट है वो लाइट के जो रेज है वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सारे फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करता है, तो आपको कुल इफेक्ट मिलेगा। लेकिन कहीं आपने ब्लैक कपड़े पहने तो ब्लैक क्यों दिखता है कोई सब्सटेंस, अब ये सोचो। तो जो वाइट है अगर सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है तो ब्लैक क्या करता होगा, तो सारे कलर को एब्सॉर्ब करता है, और एग्जैक्टली उसको ही हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं, जो ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी के रेज को एब्सॉर्ब करता है, हर एक कलर को एब्सॉर्ब करता है, तो सब कुछ एब्सॉर्ब कर जाता है, वैसी बॉडी को आप क्या बोलोगे, ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी यानी कि वो हर एक फ्रीक्वेंसी को एब्सॉर्ब करता है। अब जो ब्लैक बॉडी है वो रेडिएशन, इसका मतलब क्या, तो एक दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे आप नहाने जाते हो और एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गरम गरम पानी है, तो आप क्या करोगे उस गरम पानी को कूल डाउन करने के लिए, तो बट ऑब्वियस है ना कि उसमें ठंडा पानी डाल दोगे तो गर्म पानी का टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है। तो कैसे, तो यहाँ पे जो हीट है गर्म पानी के अंदर, जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर मूव ऑन करती है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर मूव ऑन क्या करती है, हीट एनर्जी। मतलब कि अगर जो इसका टेम्परेचर हाई है वहाँ से हीट एनर्जी कूल टेम्परेचर की तरफ जाएगी और धीरे 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 दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, यानी कि एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा और वहाँ पे आपका पानी थोड़ा कूल हो गया। तो सिर्फ सेम फिनोमिना कि अगर मेरे पास आयरन का कोई पीस है तो यहाँ पे आयरन का एक सब्सटेंस ले लिया। अब जो आयरन पीस है उसको अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पे ये इसका टेम्परेचर डाउन है, इसका टेम्परेचर हाई है। अभी अभी हमने पढ़ा कि हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट एनर्जी फ्लो करती है। तो यहाँ से बट ऑब्वियस ये रेडिएशन आयरन की बॉडी में थर्मल रेडिएशन जाएंगे, मतलब आयरन का जो पीस है वो धीरे धीरे हीट को गेन करता है। मतलब यहाँ पे हुआ क्या, तो एब्सॉर्प्शन हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, एब्सॉर्प्शन। अब ये आयरन जो है, आयरन का पीस शुरू में गर्म हो रहा है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और एक लेवल तक उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, वो काफ़ी गर्म हो गया, उसके अंदर काफ़ी हीट आ गई। अब बाहर का जो एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर है, मतलब बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग जो है, वो सराउंडिंग का टेम्परेचर डाउन है, इसके जितना टेम्परेचर सराउंडिंग का नहीं है, इसका टेम्परेचर हाई हो गया, सराउंडिंग लोअर टेम्परेचर वाला है, तो बट ऑब्वियस ये सब्सटेंस अपने अंदर की हीट को बाहर निकालेगा। तो ये रेडिएशंस जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो ब्लैक बॉडी जो हॉट बॉडी है अभी, और वो हॉट बॉडी के अंदर से रेडिएशन एटमॉस्फेयर में निकलने लगेंगे, क्योंकि वो हॉट है, एटमॉस्फेयर कूल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एमिशन, इसको बोलते हैं एमिशन, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब ये जो रेज है जिसका एमिशन हो रहा है, तो ये रेज डिफरेंट वेवलेंथ के या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के होंगे। अब आपको ये समझना है कि कैसी कैसी फ्रीक्वेंसी होगी। एक मिनट, आने पोज कर दो। देखो, अब यहाँ पे जो एमिशन हो रहा है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के वेव्स होते हैं, और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये वेव फ्रीक्वेंसी है, वो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अब मैंने ये मेरे पास जो लोखंड का पीस है या लोखंड का एक पीस, जो भी मेरे पास एक ब्लॉक है, आयरन ब्लॉक, आपने अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखा होगा। उसका कलर कैसा होता है जब आयरन गरम होता है? तो सबने देखा हुआ कि गरम गरम हॉट आयरन रेड कलर का हो जाता है। गरम गरम हॉट आयरन कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है। लोहा जब बहुत गर्म हो जाता है वो रेड हो जाता है। और वैसे ही एक ब्लैक बॉडी की बात करूं तो ब्लैक जो कोलसा जिसको हम बोलते हैं, कोलसा यानी कि वो चारकोल, और जिसके मॉनसून में हम भुट्टा खाते हैं, तो वो जब भुट्टा खाने के लिए जाते हैं तो वो भुट्टा सेकते हैं कोलसे के ऊपर। तो वो आपने देखा होगा कि कोलसा एक पूरा ब्लैक बॉडी है, और जब वो गर्म होता है कोलसा तो उसका कलर रेड हो जाता है। देखा है ना, सबने ऑब्जर्व किया है ना कि जो ब्लैक चारकोल है उसको गर्म करते हैं तो वो रेड कलर का आपको दिखता है। वैसे ही ये ब्लैक बॉडी आयरन का है। इसी पीस को आप गर्म करो तो पहले वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद में वो हीट वेव को एमिट करेगा, और इसका जो एमिशन है हीट के वेव्स का, अंदर से जो रेज आ रहे हैं वो रेज या रेडिएशन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हैं, और जब फ्रीक्वेंसी लो होती है तब वेवलेंथ हाई होता है। अभी शुरू में काफ़ी कम टेम्परेचर है, अभी हल्का सा गर्म हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। तो आपको पता है कि जब टेम्परेचर आता है तो होता क्या है वो भी समझते हैं। चलो, ये जैसे कोई सॉलिड सब्सटेंस है, वो सॉलिड सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल काफ़ी क्लोज होते हैं, काफ़ी वेल अरेंज्ड होते हैं, और उस वेल अरेंज पार्टिकल को अगर कहीं पे हमने हीट सप्लाई कर दिया तो हीट एनर्जी ये पार्टिकल गेन करने लग जाते हैं। जैसे ही पार्टिकल के अंदर हीट आ जाता है तो वो जो शांत बैठा होता है वो वाइब्रेट करने लग जाता है, अंदर बहुत सारे वाइब्रेशंस आने लग जाते हैं। मतलब कि जो शांत पार्टी है उसका मूवमेंट चालू हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। जैसे कोई सब्सटेंस को मैंने टेम्परेचर दिया तो वो सब्सटेंस के अंदर जो भी पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो वैसे ही जब ब्लैक बॉडी के अंदर हीट जाती है तो अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है और अंदर से वेव्स आने लगते हैं। और वो जो वेव है, अभी शुरू में कम टेम्परेचर है तो कम वेव्स आएंगे, और कम वेव्स आएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, और फ्रीक्वेंसी कम होगा तो आपको पता है वेवलेंथ ज़्यादा होगा, और लंबे वेव्स आएंगे
और ज़्यादा वेवलेंथ वाले रेस कौन से, वो बताओ। मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था कि मैक्सिमम वेवलेंथ किसका है, तो रेड का, हाई रे। मैंने ऐसे सिखाया था, हाई रे, यानी कि हाई वेवलेंथ रेड कलर का है। और अभी अभी मेरा आयरन का पीस गर्म हो रहा है, बेचारा अभी अभी गर्म हो रहा है, तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा वेव्स नहीं आएंगे, थोड़े थोड़े आएंगे, लंबे लंबे वेव्स आएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और कम फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स रेड कलर के होंगे। इसीलिए आयरन की बॉडी को जब आप गर्म करते हो तो शुरू में डल रेड कलर होता है, फिर और गर्म करो तो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी, तो वो डार्क रेड होने लगेगा। फिर और गर्म करो तो और भी फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे टेम्परेचर आप देने लगोगे, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो कलर चेंज होगा। डिफरेंट वेवलेंथ हैज़ डिफरेंट कलर। तो यहाँ पे जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और जिसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है अभी, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वेव्स ज़्यादा निकलने लगेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा वेव, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, तो धीरे 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 इतने सारे वेव्स निकलने लगेंगे कि ओवर गर्म करोगे आप आयरन की बॉडी को, तो पहले डल रेड था, फिर डार्क रेड हो गया, फिर वाइट हो जाएगा, और उसके बाद भी आप गर्म करोगे तो लास्टली वो वायोलेट यानी कि ब्लू कलर का हो जाएगा। और ब्लू कलर यानी हाईएस्ट 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 फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट वेवलेंथ, बहुत छोटी छोटी वेव्स निकलने लगेगी ताकि बहुत सारी वेव्स निकलेगी और फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो एक्सेस फ्रीक्वेंसी है तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे जो ब्लैक बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ निकल रहे थे, और इसको बोलते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वर्ड अगर आप सुनो तो किसी को आप एक्सप्लेन कर देना कि जो ब्लैक बॉडी है उसको जब टेम्परेचर देते हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है, फिर अंदर से रेडिएशन का एमिशन होता है। तो शुरू में कम फ्रीक्वेंसी होती है तो रेड कलर, डल रेड कलर होता है, और भी गर्म करो तो डार्क रेड कलर हो जाएगा, और भी गर्म करो तो वाइट कलर का हो जाएगा, और भी टेम्परेचर दो तो लास्टली वो ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पे हीट गेन किसने किया, तो हीट गेन करने के लिए यहाँ पे कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिसको क्वांटम बोलते हैं। अब वो कैसे पता चला कि पार्टिकल्स ही होंगे, तो उसके लिए एक ग्राफ प्लॉट किया, और ग्राफ जो है मैक्सवेल प्लैंक अंकल का, तो यहाँ पे इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी किसकी इंटेंसिटी बच्चों, तो जो वेव्स है उसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आई, और यहाँ पे वेव लेंथ, तो वेवलेंथ लैम्बडा और इंटेंसिटी। अभी अभी मैंने पढ़ा था कि टेम्परेचर ऐसा प्लॉट मिला, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पे इंटेंसिटी कम दिख रही है, ये टेम्परेचर T2 पे है, ये टेम्परेचर T1 पे है। अगर ये ग्राफ, तो बट ऑब्वियस T2 ग्रेटर देन ही T1 होगा ना, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा इंटेंसिटी, कम टेम्परेचर कम इंटेंसिटी। यहाँ पे आपको इंटेंसिटी मिलेगी और यहाँ पे भी इंटेंसिटी आप देख सकते हो। तो हाईएस्ट टेम्परेचर पे हाईएस्ट इंटेंसिटी, लोएस्ट लोएस्ट। अब ये ग्राफ सजेस्ट क्या करता है, तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं वेवलेंथ लिख दूँ 0, सपोज मैंने यहाँ पे वेवलेंथ लिया 1000, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 3000, तो वेवलेंथ ऐसे जाओगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा ना, ऐसे आप जाओगे मूव ऑन होंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा। तो वेवलेंथ जैसे डिक्रीज होता है तो ऐसे मूव ऑन होते हो तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। वेवलेंथ डिक्रीज हुआ, वेवलेंथ डिक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ज़्यादा वेव्स आते हैं तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। अब अगर ये वेव होता तो वो कंटिन्यूअस होता,
और कंटिन्यूअस होता तो ये जो प्लॉट है ऐसे मिलने चाहिए था, ये कंटिन्यूअस प्लॉट होना चाहिए था, जो कि कंटिन्यूअस नहीं मिला। कोई एक एवरेज वेव्स आने के बाद वो फॉल डाउन हो गया। तो इसकी वजह से पता चला कि अगर ये वेव होता तो कंटिन्यूअस होना चाहिए था ये ग्राफ, लेकिन ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ से वो एक एक्सट्रीम लिमिट के बाद वो वापस फॉल डाउन हो जाता है। और यहाँ से पता चला कि वेव तो कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो वेव के अंदर पार्टिकल्स ही होंगे जो वेव को पास ऑन करते हैं, और वेव एक छोटे छोटे पार्टिकल के थ्रू पास ऑन होता है। और रेडिएशन के अंदर ये जो पार्टिकल है उसको क्वांटम बोलते हैं, और ये क्वांटम एक एनर्जी पॉकेट है। इसके पास एनर्जी है, इसके पास एनर्जी है, इसके पास एनर्जी है, इसके पास, सबके पास एनर्जी है। हर एक क्वांटम को एक एनर्जी पॉकेट बोलते हैं, और उसी क्वांटम को हम फोटोन बोलते हैं। तो ये हो गया फोटोन, जो कि एक एनर्जी पॉकेट है और जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम।